हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम आफरीन खातून है और मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ। अब मेरी एग्ज़ाम की शेड्यूल आ चुकी है। जो एग्ज़ाम की शेड्यूल है वो है 6 अप्रैल, यानी जो शेड्यूल आई है 30 मार्च की रात को आई है और 31 मार्च को जो है क्लासेस चली हैं। 9 से 4 क्लासेस चली हैं, तो 9 से 4 मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, पर मैंने 4 बजे से डिसाइड किया है कि 4 से 12 बजे रात तक मुझे क्या करना है, हाफ ओबीजी ख़त्म करना है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ओबीजी मैनेजमेंट और सीएचएन। ओबीजी 6 तारीख को ओबीजी है, 8 तारीख को सीएचएन सेकंड है और 11 तारीख को मैनेजमेंट है। डेटशीट तो 30 तारीख को आई थी, पर मैंने उस दिन कुछ नहीं पढ़ाई किया। और पर मैंने 31 मार्च को थोड़ा सा पढ़ाई किया ओबीजी का थोड़ा सा पोर्शन। अगर सुपरफिशियल बात करें तो ओबीजी में टोटल 100 टॉपिक्स हैं। 100 में से सिर्फ मैंने 50 टॉपिक्स पढ़े हैं। कल मैंने शूट नहीं किया। आज है 1 अप्रैल, तो आज से लेके मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। मुझे ये भी डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितने आवर्स देने हैं एक सब्जेक्ट को। तो अभी मैंने रूटीन प्लान किया है कि 1 तारीख और 2 तारीख को ओबीजी पढ़ना है, 3 तारीख को मैं पढ़ूंगी मैनेजमेंट और 4 तारीख को पढ़ूंगी सीएचएन और 5 तारीख को फिर से वापस से ओबीजी पढ़ूंगी और 6 तारीख को ओबीजी का पेपर है। क्योंकि मुझे बाकी जो सब्जेक्ट हैं, सीएचएन है, मैनेजमेंट है, उनको भी टाइम देना है, तो उनके लिए बीच में मेरे पास सिर्फ 1 दिन का गैप है, तो उनको मैं अच्छे से टाइम नहीं दे पाऊँगी। इसलिए बाद का जो टाइम है वो मैं पहले डिसाइड कर रही हूँ, ताकि मैं उनको भी थोड़ा सा टाइम दे सकूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है 1 अप्रैल। जैसे कि कल यानी 31 मार्च को मैंने सिर्फ हाफ ओबीजी ख़त्म किया था, यानी 50 टॉपिक ख़त्म किए थे। अभी 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे जल्दी से फटाफट 3 घंटे में 50 टॉपिक और कवर करने हैं। और सिर्फ मैं अभी सेल्फ रीडिंग कर रही हूँ ताकि सारे टॉपिक को टच कर सकूँ और सारे टॉपिक से अवेयर हो सकूँ। सो बाद में मिलते हैं आपको। इसके बाद का प्लान ये है कि 9 बजे के बाद, यानी 9 बजे के बाद मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाली हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारे मैं आपको दिखाऊंगी। और 9 बजे के बाद नहा धो के नाश्ता वास्ता करके ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में मैं 9 बजे से लेके 4 बजे तक मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, सिर्फ ओबीजी का आज। ठीक है, और बाद में मैं डिसाइड करूँगी कि 4 बजे के बाद क्या करना है, तो मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, बाय बाय।
और 28 ये पूरा ही टॉपिक है ओबीजी का। फिर है 82, देन यहाँ पे सेक्शन बी है, यहाँ पे सेक्शन बी में दिए गए हैं 19 टॉपिक्स। ये तो सुपरफिशियल, पर अंदर भी इसके बहुत सारे हेडिंग्स दिए गए हैं, जिनमें से मैंने सिर्फ पढ़ा है जैसे कि मैंने कल स्टार्ट किया था, एंड से स्टार्ट किया था, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, सिजेरियन सेक्शन से स्टार्ट किया था, और फिर मैंने रात में पढ़ा इतना, यहाँ तक पढ़ा था, इतने पोर्शन मैंने पढ़ा। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को मैंने अभी टच भी नहीं किया है। और इसके अलावा सुबह से मैंने कितना पढ़ा, सुबह से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, माइनर डिसऑर्डर ऑफ द न्यूबॉर्न एंड इट्स मैनेजमेंट। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इतना पढ़ा और आधा ही पढ़ा यहाँ तक, जो कि टॉपिक है एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो मेरे बचे हुए पार्ट से कितने मुझे पढ़ने हैं, तो मुझे पढ़ने हैं अभी जॉन्डिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हाँ, ये इतने सारे पोर्शन अभी मुझे पढ़ने हैं इस साइड के, और स्टार्टिंग के पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ने हैं, और उसमें बहुत सारे ही टॉपिक हैं। लेबर हो गया, स्टेजेस ऑफ लेबर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज जो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये सारे ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड्स जो होते हैं, वो इन सारे टॉपिक्स को भी मुझे कवर करने हैं, जो कि अभी मैंने पढ़ाई नहीं किया है, कवर नहीं हो पाया जैसा कि मैंने वादा किया था। और अभी बज रहे हैं 9:20, तो मैं अभी जाऊँगी लाइब्रेरी, 10 बजे जाऊँगी, ठीक है। और मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के सिलेबस कितना है। तो ये है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का जो सिलेबस है, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके, ओबीजी है, मैनेजमेंट है और सीएचएन है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ओबीजी। तो ओबीजी में टोटल जो टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, सेकंड है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीटल डेवलपमेंट, देन थर्ड जो टॉपिक यूनिट है वो है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आता है एंटीनेटल, एंड इसमें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी आता है, एंटीनेटल केयर्स आते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह आता है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, देन एंटीनेटल प्रिपरेशन जो होते हैं वो सारे आते हैं, साइको सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं प्रेगनेंसीज के, एडॉप्शन क्या होता है, ठीक है। ये था थर्ड यूनिट। देन 4 यूनिट इधर नीचे दिए गए, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंट्रानेटल पीरियड। ये एंटीनेटल पीरियड था, ये इंट्रानेटल पीरियड है। इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ लेबर बताना है, जो लेबर होते हैं उसकी फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है, देन मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो लेबर में जो स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है लेबर रूम में वुमेन को, ठीक है, किस किस चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किन किन चीज़ों का किया जाता है, इन सारी चीज़ों का। फिर एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है लेबर की, इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज के बारे में, सेम वही चीज़ है कि साइन सिम्टम्स क्या होंगे, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर के ड्यूरेशंस क्या होंगे, कंडक्ट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, प्रिंसिपल और टेक्निक्स क्या होते हैं, एपिड्यूरेटमी अगर रिक्वायरमेंट है कर रहे हैं तो उसकी केयर कैसे दी जाएगी, इन सारे चीज़ों का स्टडी इसमें करते हैं। देन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है, इसमें होता है साइन सिम्टम्स, इसमें भी नॉर्मल एबनॉर्मल ड्यूरेशंस। मेथड्स क्या होते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज जो होती है इसमें प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है, तो प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट कैसे करते हैं, अगर बाय द वे अगर एक्सपल्शन नहीं हुआ तो मैनुअली भी करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। दिन फोर्थ स्टेज आता है ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में है आपका असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड के वक्त जो वुमेन है उनका असेसमेंट और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि नॉर्मल प्यूरपेरियम क्या होता है, फिजियोलॉजी ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, ठीक है। फिर
है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जो है, मेथड्स और काउंसलिंग, फॉलो अप केयर जो भी है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। देन यूनिट 6 है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल यूनिट्स, जैसे कि बेबी जो है उनका बर्थ हो चुका है तो उनको किस तरीके से रखा जाता है, उनका कैसा असेसमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल यूनिट्स की फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या कहते हैं, डेली असेसमेंट क्या होगी, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है। फिर बेबीज में माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, और उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों का जो स्टडीज में करते हैं, ठीक है। यूनिट 6 है जिसमें असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल यूनिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 7 है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज क्या होती है और उनका असेसमेंट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है, और असेसमेंट में आपका आ जाएगा अल्ट्रासोनिक कार्डियोटोमोग्राफी और NST-CST, ठीक। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव टेक्निक्स क्या होते हैं, हाई रिस्क अप्रोच क्या होते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ केयर कैसे दी जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल जो होते हैं। फिर प्रेगनेंसी के दौरान डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है, यानी जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट लेडी उसमें एक्सेसिव वोमिटिंग का होना, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। इसके अलावा है कि क्या क्या मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस आ सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं प्रेगनेंसी की, तो उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, जैसे कि इसमें RTI है, UTI है, HIV है, टॉर्च इन्फेक्शंस है, ठीक, और PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह है, ठीक, और RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है, और IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशंस क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक का स्टडी करना है यूनिट 7 में, ठीक। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8, एबनॉर्मल लेबर क्या होते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल लेबर नहीं हुआ तो एबनॉर्मल लेबर की कंडीशन भी देखने को मिलती हैं जो फीमेल होती है मोस्टली, ठीक है। तो उनमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि CPD हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया, ठीक है, और माल पोजिशनिंग, माल प्रेजेंटेशन, प्रीमेच्योर लेबर, डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन एक्शंस, प्रेसिपिटेट लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, यानी जितना नॉर्मल लेबर ड्यूरेशन होती है उसके पहले ही अगर डिलीवरी या बर्थ हो जाती है बेबी की तो वो हो जाता है प्रेसिपिटेट लेबर हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज को मिला के। दिन प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, यानी 2 आवर्स जो लेटर प्रेगनेंसी या डिलीवरी जो होती है कंडक्ट होती है, ठीक। देन कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं थर्ड स्टेज में, और क्या क्या बेबी को बर्थ कैनाल के दरमियान, ठीक है, कौन कौन सी इंजरीज होती है बर्थ कैनाल में, इंजरीज कौन कौन सी होती है, बेबीज़ को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक, इन सारे चीज़ों का, जैसे कि प्रेजेंटेशन और प्रोलैप्स ऑफ कोड, ठीक है, कोड का प्रोलैप्स हो जाता है, वासा प्रेविया क्या होता है, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, रप्चर ऑफ यूट्रस, सोलर डिस्टोसिया, ऑब्स्टेट्रिकल शॉक्स, इन सारी चीज़ों का प्रोसीजर वगैरह होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करनी होती है, ठीक है। यूनिट 9 है एबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड्स, पोस्टनेटल पीरियड के दरमियान कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज आती है, जैसे कि प्रीपेरियल इन्फेक्शन, ब्रेस्ट इंगोजमेंट, UTI, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्लैम्शिया, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं यूनिट जो है 9, जिसमें पोस्टनेटल पीरियड्स के दरमियान एबनॉर्मलिटीज होती है। जैसे कि नेक्स्ट है यूनिट 10, इसमें पढ़ना होता है कि असेसमेंट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, जिसके लो बर्थ बेबीज होते हैं, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर्स, बर्थ इंजरी और माल फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो है। और फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, सेटअप क्या होता है जो NICUs होते हैं ना उनका, ठीक, वो आपको बताना है। इसके अलावा यूनिट जो 9 है इसमें बताना है आपको कौन कौन से ऑब्स्टेटिकल जो मेडिसिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि, ठीक है, हर ड्रग का इंडिकेशन, डोजेस, एक्शन, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स आपको बताने हैं, ठीक है, और किन किन चीज़ों में है यूज़ करने होते हैं उन सारे ड्रग्स को, ठीक। जैसे कि इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होता है, डायरेटिक्स, टोकोलाइटिक एजेंट्स, एंटी कन्वल्जेंट, इन सारी चीज़ों जो ड्रग्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक हो गया, एनेस्थेटिक हो गया, ठीक है, ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट में। इसके अलावा यूनिट 12 है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये हो गया, ठीक। मेथड्स क्या होते हैं कंट्रासेप्शंस के, स्पेसिंग और टेम्परेरी मेथड्स, परमानेंट मेथड्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस होते हैं, इनफर्टिलिटी क्या होती है और इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फैमिली वेलफेयर के लिए काउंसलिंग करना, वाइटल स्टैटिस्टिक्स को जो है मेंटेनेंस करना, ठीक है, और कौन कौन से इंटरनेशनल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर रोल ऑफ नर्स क्या होता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में, और आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गई, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हो गए, इनके बारे में बताना, ठीक है। तो ये हो गया 12 यूनिट। तो अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, तो मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। जैसे कि मैं बताया प्रीति अग्रवाल से मैं पढ़ाई कर रही थी, तो प्रीति अग्रवाल
से, क्योंकि ये जो सिलेबस है आईएनसी के अकॉर्डिंग है, जो ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रोफेशनल कोर्स में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, यूनिवर्सिटी कहीं से भी पूछ सकती है, पर फिर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उन पे फोकस हो सके और उन्हीं सारे टॉपिक्स को रिवाइज अच्छे से कर सके। बाकी जो जनरल चीज़ें होती है वो तो वैसे भी लिख लेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी अग्रवाल में टोटल 100 टॉपिक्स थे, जिनमें से मैंने कुछ चुनिंदे टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उन्हें सेलेक्ट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पहले मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ। मैंने नोट्स तो बनाए थे, पर मैं नोट्स से नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ाई कर रही हूँ, पृथ्वी अग्रवाल की बुक से। पर कुछ शॉर्ट में मैंने आंसर लिखे, जैसे कि शॉर्ट में लिखा है, ताकि इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ। हाइटिव फॉर्म मोल हो गया, ठीक है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न हो गया, और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेयर, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी केयर कैसे करते हैं, ठीक है, उनका असेसमेंट कैसे करते हैं। प्री-क्लैम्शिया हो गया, ठीक है, और प्री-क्लैम्शिया में फिर इसके बाद एक्लैम्शिया, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी है, और एंटीनेटल केयर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है। एंटीनेटल एडवाइस इसी में आते हैं। इसके अलावा पीपीए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, फिर प्री कंसेप्शनल केयर्स होते हैं, और एम्नियोसेंटेसिस होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, ठीक है, उसकी स्टडी करी जाती है। इसके अलावा है इसका पर्पस क्या होता है। फिर जो है मैंने लिखा था कि स्पर्म का ओवा का जब कंजुगेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है, फिर फर्टिलाइज ओवम का डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। देन फीटल सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीटल सर्कुलेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर नॉर्मल लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबीजी है, ओबीजी का जो पोर्शन है मेन, जो इसका पर्पस ये लेबर। सो नॉर्मल लेबर में है कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ट्रू लेबर होता है और फॉल्स लेबर होता है, स्टेजेस होते हैं लेबर के, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल स्टेज होता है, सेकंड स्टेज में एक्सपल्सन स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है, जो कि 5 से 15 मिनट की ड्यूरेशन में प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें है, इसी का ये पार्ट है, हाँ, ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है। फिर अलग से मैंने थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर और उनके मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं उनको मैंने कवर किया है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए, जो कि अभी हम लोग को पीयूटी हुई थी तो उसमें क्वेश्चन कुछ मिले थे, तो मैंने कुछ शॉर्ट में आंसर लिखे हैं, जैसे कि डिफाइन लेबर, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये सारी चीज़ें हैं, इसका आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा है फीटल सर्कुलेशन, उसको मैंने सॉल्व किया है। इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं एंटीनेटल केयर की, वो मैंने लिखा है, इसका आंसर शॉर्ट में लिखा है, ताकि थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कर लूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है प्रेगनेंसी के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, और क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। ये इनके 4-5 क्वेश्चन हैं इनमें, तो ये रहा पूरा। सो अब मैं जा रही हूँ नहाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, जैसे कि अभी हम लोग की डेटशीट तो आई है, पर प्रैक्टिकल बाद में होगा, तो प्रैक्टिकल बाद में होगा, उसके लिए बहुत सारे फाइल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ओबीजी के लिए फाइल्स ये है, प्रैक्टिकल फाइल्स हो गया ओबीजी का ये, ठीक। मैंने सारे टॉपिक्स तो नहीं कवर किए हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो लॉग बुक में दिए गए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने लिखा है, और बाद में मैं कवर कर लूँगी एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। एक हुआ ये लॉग बुक है, लॉग बुक इंपॉर्टेंट होता है, लॉग बुक के ही अकॉर्डिंग जो होता है वो जो असाइनमेंट है वो बनाने होते हैं, जैसे कि एंटीनेटल एग्जामिनेशन हो गया, पोस्टनेटल एग्जामिनेशन 20 हो गए, कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल एग्जामिनेशन, एपिजियोटमी, सूचरिंग, नियोनेटल स्टेशंस, असिस्ट विथ सिजेरियन सेक्शन, विटनेस असिस्ट एबनॉर्मल डिलीवरीज 5 बनाने हैं, इंसर्शन ऑफ आईयूडी और हेल्थ एजुकेशन बनाने हैं, तो कम से कम 2 बनाने हैं, और ड्रग फाइल भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो फाइल था इसमें मैंने ड्रग स्टडी बनाई थी लास्ट में, तो मैं इसको बाद में बता दूंगी। हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन भी बनानी पड़ती है, और हाँ, ये ड्रग स्टडी एंटी कन्वर्जेंट हो गया, फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे, ये सारे ड्रग स्टडी मैंने बना के रखे हुए हैं, जो कि फाइनल एग्जाम के बाद में जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनमें ये सारी चीज़ों की डिमांड होगी,
ठीक है। इसके अलावा 2 फाइल हुए, इसके अलावा 3 है मदर क्राफ्ट फाइल, इसको भी बनाने पड़ते हैं। इसको इसलिए बनाने पड़ते हैं कि बाद में नर्सेस को एजुकेट करना होता है, जो पेशेंट है, जो वुमेन है जिसकी डिलीवरी हुई है, तो उनको बताना पड़ता है कि बेबी को क्या पहनाना है, क्या नहीं पहनाना है, क्या पहना सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये सारे हेल्थ एजुकेशन देना पड़ता है। इसलिए मदर क्राफ्ट फाइल जो है बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और तो ये भी हम लोग से बनवाया गया है कि किस तरीके से है जो है बेबी के कौन कौन से कपड़े होते हैं बिब है, ठीक है। जो भी समर वियर्स होते हैं, जो विंटर वियर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है, मदर क्राफ्ट फाइल में। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फाइल। तो इंस्ट्रूमेंट फाइल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, शॉर्ट में किया है, ठीक है। 20 इंस्ट्रूमेंट फाइल्स है और प्रोजेक्ट सीजर्स होते हैं, ठीक। ये सारे ही जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट फाइल बनाए हैं, वेजाइनल स्पेकुलम, वल्सेलम, फोर्सेप, क्योंकि बाद में क्या होगा प्रैक्टिकल की जब डेट आएगी तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट ड्रग्स जो है पूछे जाएंगे, फाइल्स देखी जाएगी हम लोग की, और जो इंटरनल मार्क्स है इन्हीं सारी चीज़ों की बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो इंटरनल प्रैक्टिकल के दरमियान जो जमा होता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है केस बुक। वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है केस बुक। तो केस बुक को अभी मैंने फिल नहीं किया है क्योंकि अभी भरना बाकी है, इसको पूरा ही खाली है और पूरा ही हमें भरना है। प्रैक्टिकल के दिन लेके जाना है, ये सारी ही चीज़ें चेक होगी, काउंट होगी किन लोगों ने कितने जो चीज़ें हैं बनाई है, और उसी के बेसिस पे मार्क्स जो है मिलते हैं। तो ये पूरा ही खाली है, तो ये मैं बनाऊंगी एग्ज़ाम बाद बैठ कर, क्या पता पहले मांगा जाए एग्ज़ाम के, अभी जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले बुला लिया जाए कॉलेज, क्योंकि अभी प्रिपरेटरी लीव मिली हुई है, सो इसीलिए अभी मैंने भरा नहीं है। तो गाइस मिलते हैं नहाने के बाद। सो गाइज अब मैं नहा चुकी हूँ और मैं रेडी हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। अभी बज रहे हैं 10:15, यानी मैं 1 घंटे लेट हूँ। तो लाइब्रेरी जाने से पहले मैं कैंटीन जाऊँगी।
थोड़ा देर आराम करूँगी, वापस मैं लाइब्रेरी जाऊँगी। सो बाय बाय, स्टे ट्यून। आज मुझे एक बात बतानी थी। जब मैं लाइब्रेरी गई तो फिर क्या हो रहा था कि जो मैं पढ़ाई कर रही थी तो इतना फास्ट में पढ़ रही थी, जैसे लग रहा था कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये वाला टॉपिक भी पढ़ लूँ, पर जल्दीबाजी में लग रहा था कि जैसे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है लेके पढ़ाई को कि मैं सारा टॉपिक कैसे कवर करूँ। करने के बाद भी लग रहा है कि कुछ जो टाइप्स हैं उनको याद करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक मैनेजमेंट होते हैं उन्हें याद करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लिखना ज़रूरी होता है। प्रायोरिटी बेस्ड पे जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने पड़ते हैं एग्जाम्स में, जो एनसीपीज आते हैं। सो मेन जो है वो चीज़ याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो वो उनके चक्कर में इतने स्ट्रेस की वजह से वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो याद नहीं हो पा रहे हैं जल्दी जल्दी। वापस मैं उनका रिवीजन करूँगी, फिर एक बार करूँगी, 2 बार करूँगी, 2-3 बार मैं रिवीजन करूँगी पूरे ही टॉपिक्स का। फिर मैं जाके जो है एक बार फिर एक पूरी बार सेल्फ रीडिंग करूँगी। उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। सो अब मैं खाना खाने वाली हूँ, तो मिलते हैं बाद में। स्टे ट्यून्ड।
सो गाइस, मैं अब खाना खा चुकी हूँ और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और होता भी तो मैं नहीं करती, क्योंकि अभी मेरा टाइम है रेस्ट करने का, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स जो है आधा से अधिक कवर कर लिया है। बाकी की जो चीज़ें हैं सोने के बाद जब उठूँगी तो मैं पढ़ाई करूँगी फ्रेश माइंड के साथ। और जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं तो उसकी रिवीजन मैं एक बार रात में सोने से पहले करूँगी, ताकि सारे मेरे माइंड में रहें। और वापस सुबह मैं उठ के एक बार और रिवीजन करूँगी 5 से 7 बजे के बीच में। पूरा ही बुक्स पढ़ूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं किस टॉपिक को पढ़ना है मुझे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लाइब्रेरी से आके मैंने 1.5 से 2 घंटे सोए हैं। उसके बाद वापस मैं लाइब्रेरी गई, वापस से थोड़ा सा जो टॉपिक है वो मैंने कवर किया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से। बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है वो भी मुझे फिर से रात में पढ़ना है, और कल मैं वापस रिवाइज करूँगी उनको। इसके अलावा मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है लाइब्रेरी में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के रखे हुए थे। टोटल जो टॉपिक है, अगर प्रति लेवल से पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 110 टॉपिक्स हैं, ठीक है, सुपरफिशियल की बात करूँ तो। बट अभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट कर रखा है, जो कि टोटल यहाँ पे मैंने लिख रखा है कम से कम 41 टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा और अगर पास होना है तो, ठीक है। आप ये समझोगे कि कुछ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसमें 10 से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ो और पास हो जाओ, तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसलिए कम से कम अगर 100 टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम में बुक्स में दिए गए हुए हैं, तो कम से कम उसकी हाफ यानी 50 टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे, चाहे इम्पॉर्टेंट हो या ना हो। फिर भी मैंने कुछ लिस्ट आउट कर लिया है। और जैसे कि पहला यहाँ पे लेबर, और लेबर के जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, लेबर के डेफिनेशन लिखने होंगे। स्टेजेस होते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है आपका सर्विक्स डायलेटेशन, ठीक है। और सेकंड में होता है जो बेबी होता है यानी फिटस का एक्सपल्सन होता है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटल एक्सपल्शन होता है। और फोर्थ स्टेज में होता है ऑब्जर्वेशनल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। 1 से 2 आज तक जो वुमेन है उसको ऑब्जर्वेशनल पीरियड में रखा जाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या होंगे उनके, और जो मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की जो मैनेजमेंट होती है ना, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक। एक्टिव मैनेजमेंट AMTSL होता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। हाँ, AMTSL होता है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो है इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं दिखाना है आपको, यह बताना है कि एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। और इसके अलावा जो है पैसिव मैनेजमेंट भी होते हैं, वो भी आपको बताने हैं, ठीक है। अगर स्पेशली इसको पूछता है तो, वरना मैनेजमेंट आपको अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन लिखने हैं, फर्स्ट स्टेज के भी, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज के भी, ठीक है। नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन। ये क्या होता है, शॉर्ट में भी आपको पूछ सकता है। एपिड्यूरमी के जो टाइप्स वगैरह होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसे प्री एक्लैम्सिया भी कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल है उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अराइज होते हैं। नेक्स्ट है एक्लैम्सिया में सीजर आते हैं। देन है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर एक लेडी प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, वो आपको बताने हैं। देन है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना है जो थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर वाइज आपको लिखने पड़ेंगे, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या डायग्नोस करते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या डायग्नोस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है और शायद डिटेल्स में लिखने को है 15 मार्क्स के, अदरवाइज ये शॉर्ट में ही पूछेगा। नेक्स्ट है माइनर डिसऑर्डर ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आपको बताने हैं, लिस्ट आउट करने हैं, बुक्स में दिए हैं। और एंटीनेटल केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो कंपोनेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताने होंगे। नेक्स्ट है पेल्विक। अगर पेल्विस पूछेगा तो पेल्विस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस जो होते हैं, लाइन मार्क्स होते हैं और डायमीटर्स होते हैं, वो आपको बताने होंगे, ठीक है। 10 हुए। इसके अलावा जो है आपका है टिटनस नियोनेट्रस, ठीक है, जो बेबीज़ में होते हैं,
टिटेनस, और इसी के लिए जो बेबी में टीटी की जो इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मिडवाइफरी, ये आप पढ़ लेना। देन पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है और इसकी कॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा है, और इनके मैनेजमेंट भी पूछते हैं, ठीक है। तो पीपीएच जो है 50 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज। जो एंटीपार्टम हेमरेज है तो इसमें प्लेसेंटा प्रीविया आता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा भी आता है। बट अगर एपीएच पूछे तो आपको दोनों मेंशन करने होंगे, लेकिन सिर्फ अगर पूछता है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है तो प्लेसेंटा प्रीविया ऑलवेज 15 नंबर्स के ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो डिटेल्स में ही पूछेगा, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, ये सारी चीज़ें आपको बताने होंगे। नेक्स्ट है हार्टिफॉर्म मोल। हार्टिफॉर्म मोल को ही वेसिकुलर मोलर मोल भी कहते हैं, ठीक है, मोल या फिर मोलार प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, तो आपको समझ आना है। नेक्स्ट है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम, जो होता है एक्सेसिव वोमिटिंग का होना। एबोशन, और एबोशन में ही आपके आते हैं एमटीपीज होते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज होते हैं। अगर पूछेगा तो आपको लिखने पड़ेंगे। एबोशन के टाइप्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। या फिर इसके अलावा यहाँ पे लिख देगा ट्यूबल प्रेगनेंसीज क्या होते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी करके भी पूछ सकता है। और ये जो तीनों हैं आपने देखा, एबोशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा प्रीविया, ये हमेशा डिटेल्स में ही पूछेगा। 5 शॉर्ट में जो है कम चांस है कि पूछे, ठीक है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में आपको बताने होंगे कि डेफिनेशन क्या है, कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है और क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं। और कॉजेज में आपको बताने बोथ के लिए, यानी मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी के कारण क्या है और दोनों की ट्रीटमेंट क्या है, वो दोनों ही आपको बताने होंगे। अगर एग्जाम में पूछेगा तो दोनों ही लिखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। 50 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है फीटल सर्कुलेशन, शॉर्ट में पूछेगा, 5 मार्क्स के हो सकते हैं, पूछे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना होगा कि फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है और फीटल जब बेबी बर्थ होता है तो उसके बाद कौन कौन से जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी जो बाईपास होते हैं वो बाद में किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको बताने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो 20 हो गए। इसके अलावा है प्यूरपेरियल सेप्सिस, ठीक है। जो प्यूरपेरियल पीरियड होती है वो 6 वीक की होती है, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो उसकी उस ड्यूरेशन में अगर बुखार आता है तो इन्फेक्शन आता है तो उसको प्यूरपेरियल सेप्सिस कहते हैं। और एक और टॉपिक आ सकता है प्यूरपेरियल पायरेक्सिया होता है, जिसे बुखार कहते हैं, ठीक है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है प्यूरपेरियल सेप्सिस। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है और इसके जो साइकिल्स होती हैं वो आपको बताने होंगे, फिजियोलॉजी बताने होंगे मेंस्ट्रुएशन के। नेक्स्ट है प्रीटर्म लेबर, क्या होता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो बेबी में है, ठीक। मल्टीपल प्रेगनेंसीज क्या होती है, या ट्विन प्रेगनेंसीज भी करके आ सकती है, इसमें ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है, CY। नेक्स्ट है अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन न्यूनेटल जॉन्डिस, अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, 2 बार मैंने इसको लिख दिया, कट कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में कौन कौन से माइनर डिसऑर्डर होते हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन मिडवाइफरी, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल जो ड्रग्स होते हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, और ऑक्सीटोसिन हो जाते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होते हैं, और एनाल्जेसिक भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और 2-3 ड्रग्स और भी होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, डायरेटिक्स हो जाता है, ठीक है, डायरेटिक्स। स्वेलिंग वगैरह आती है प्रेगनेंसी के दरमियान, एंकल एडिमा वगैरह होता है तो उस वक्त डायरेटिक्स देते हैं। नेक्स्ट है टॉर्च इन्फेक्शन, जो है वो इम्पोर्टेंट है। RS इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है, माल प्रेजेंटेशन एंड माल पोजिशनिंग होता है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, माल पोजिशन क्या होता है, दोनों में से कोई भी शॉर्ट में पूछ सकता है। देन फीटल सर्कुलेशन, ये तो मैंने बता ही दिया, शॉर्ट में आएंगे, दोबारा मैंने लिख दिया है। देन असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न के असेसमेंट जो आपने BSc नर्सिंग 3rd ईयर में पढ़ा था, तो ये भी आ सकता है। देन कंट्रासेप्शन क्या होते हैं, इसके जो इसमें होते हैं प्राइमरी और
टेम्परेरी होते हैं और परमानेंट होते हैं, तो वो भी आपको बताने पड़ सकते हैं अगर पूछता है तो। देन है मैटरनल पेल्विस डिस्प्रोपोर्शंस, ठीक है, और फीटल डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, तो स्टार्टिंग के जो है टॉपिक है। और प्लेसेंटा क्या है और इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड में ओलिगोहाइड्रोमनियाज और पॉलीहाइड्रोमनियाज। ओलिगो में मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, 200 ml से कम होती है, तो उसको ओलिगोहाइड्रोमनियाज कहते हैं। देन पॉलीहाइड्रोमनियाज, इसमें 2000 ml से एक्स्ट्रा होती है, ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनियाज में आते हैं। ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल से कम है तो भी एबनॉर्मल है, और नॉर्मल से ज़्यादा है तो भी एबनॉर्मल है। नेक्स्ट है एंटीनेटल केयर, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसके कंपोनेंट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे जो सुपरफिशियल जो मैंने आज लिखे थे, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। बाकी आपको जो लगते हैं इंपॉर्टेंट हो वो एग्जाम में आप ज़रूर पढ़ लेना, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, और इतने तो आपको टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा अगर आपको मन करता है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो और एक गाइज मैंने एक चीज़ कहा था कि मैंने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स पढ़ा, वो मैं अब नहीं बता सकती हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है और समय ज़्यादा हो चुका है। सो मैं वीडियो को अभी यहीं पे विराम देती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।